बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। इसके हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मुख्तलिफ जूरिस्ट के ओपिनियन पढ़ेंगे और इसके काइंड्स पढ़ेंगे और इसके मोड्स ऑफ एक्यूजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे एक्यूज़ की जाती है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। Property is physical or virtual entity that is owned by an individual or jointly by a group of individuals to enjoy it, to disperse it or to destroy it. प्रॉपर्टी एक फिजिकल या वर्चुअल एंटिटी है जिसको कोई भी एक इंडिविजुअल, एक बंदा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसे ओन करते हैं, एंजॉय करते हैं, खर्च करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रॉपर्टी इज ऑल द लीगल राइट्स ऑफ पर्सन। ए मीन्स प्रॉपर्टी इज ऑल दैट इज हिज इन लॉ। किसी भी बंदे के जो सारे लीगल राइट्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टी हैं। एक बंदे की प्रॉपर्टी वो है जो लॉ के मुताबिक उसकी है। अब सेलमेंट के मुताबिक लॉ ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद द प्रोप्राइटरी राइट इन द रेम अगेंस्ट द वर्ल्ड। सेलमेंट के मुताबिक लॉ ऑफ प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी राइट से डील करती है कि राइट इन रेम एग्जिस्ट करते हैं। सेलमेंट के मुताबिक जो प्रॉपर्टी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी से डील करता है, जैसे हाउस हो गया, कार हो गई या लैंड हो गई। पर्सनल राइट से डील नहीं करता। पर्सनल राइट्स वो होते हैं जैसे कि रेपुटेशन हो गई, और ये प्रोप्राइटरी राइट्स इन द रेम एग्जिस्ट करते हैं, यानी पूरी वर्ल्ड के खिलाफ एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी कार है, उस पे मेरा जो राइट है वो राइट इन रेम है, यानी पूरी दुनिया में कोई भी आके इंटरफेयर नहीं कर सकता मेरी कार के साथ। तो सेलमेंट का ये ओपिनियन था। ऑस्टिन के मुताबिक प्रॉपर्टी डिनोट्स द राइट ऑफ एंजॉयमेंट, लाइफ इंटरेस्ट, द मेन whole assets including both right in personam and right in the rem। ऑस्टिन के मुताबिक प्रॉपर्टी राइट ऑफ एंजॉयमेंट की तरफ इशारा करती है, लाइफ इंटरेस्ट की तरफ, या मेन के जितने भी असासे हैं, एसेट्स हैं, उनकी तरफ प्रॉपर्टी इशारा करती है। और राइट ऑफ एंजॉयमेंट, लाइफ इंटरेस्ट और मेन के जितने भी एसेट्स हैं वो राइट इन पर्सोनम भी एग्जिस्ट करते हैं और राइट इन रेम भी। राइट इन रेम यानी अगेंस्ट द वर्ल्ड भी वो एग्जिस्ट करते हैं, और राइट इन पर्सोनम यानी कोई भी अगर एक बंदा उनके राइट को आके वायलेट करता है तो उसके खिलाफ वो सू कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी के दो काइंड्स होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कॉर्पोरियल और दूसरी होती है इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनरशिप ऑफ थिंग व्हिच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड व्हिच इज टेंजिबल, टचेबल, विजिबल एंड मटेरियलिस्टिक। फॉर एग्जांपल लैंड, हाउस, कार, चैटल। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो है जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो टेंजिबल हो। टेंजिबल यानी टचेबल, यानी जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस हासिल हो, जिसको हम देख सकें, जिसको हम टच कर सकें, और विजिबल हो यानी जो नजर आए, टचेबल हो, और वो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि अगर लैंड हो गई, हाउस हो गया, या कार हो गई, या चैटल हो गया। अब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी के दो काइंड्स हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल एंड रियल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल और पर्सनल प्रॉपर्टी सेम चीज है, और इमूवेबल और रियल प्रॉपर्टी सेम चीज है। पर्सनल प्रॉपर्टी यानी ऑल द राइट्स अदर देन लैंड एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड। प्रॉपर्टी यानी लैंड और लैंड से जो अटैच्ड चीजें हैं उनके अलावा सारी चीजें पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, यानी इसको आप मूवेबल भी कह सकते हो, जैसे फर्नीचर हो गया, कार हो गई, या मोबाइल हो गई, या बुक्स हो गए। ये जो प्रॉपर्टी है ये पर्सनल प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हो, मूवेबल भी कह सकते हो। और जो रियल प्रॉपर्टी है, ऑल द राइट्स ओवर द लैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। जितने भी राइट्स हैं जो कि लैंड से अटैच्ड हैं, परमानेंटली अटैच्ड हैं, इसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। दूसरा काइंड है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या है? ओनरशिप ऑफ राइट व्हिच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर इंटेंजिबल, अनटचेबल, इनविजिबल एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। रियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंटेंजिबल है यानी वो नजर नहीं आते, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप देख नहीं सकते, और वो नॉन मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के दो काइंड्स हैं, एक है जुरा री एलिनिया, इसको इनकम्बरेंस भी कहा जाता है, और दूसरा है जुरा री प्रोप्रिया। अब जुरा री एलिनिया या इनकम्बरेंस, इसके तीन काइंड्स हैं, लीज, सर्विट्यूड और सिक्योरिटी। जो लीज होती है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, और जो जुरा री प्रोप्रिया है उसके भी तीन काइंड्स हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के जो दो काइंड्स थे, मूवेबल, इमूवेबल, पर्सनल, रियल, वो पढ़ते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी। Personal property is synonymous with movable property. It refers to assets that can be easily moved or transferred from one place to another place without causing damage or alteration. Examples of movable property includes vehicles, furniture, clothing, jewelry, cash. These assets are not permanently attached to the particular location and can be transported or transferred relatively easy. जो personal property है
और मूवेबल प्रॉपर्टी ये दोनों चीजें सेम हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी को आप मूवेबल प्रॉपर्टी का सिनोनिम कह सकते हो। अब पर्सनल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे एसेट्स या असासे की तरफ इशारा करता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकें या मूव किए जा सकें विदाउट काजिंग डैमेज, और उनको कोई भी डैमेज ना हो और उनमें कोई भी चेंजिंग ना आए। मूवेबल प्रॉपर्टी के जो एग्जांपल्स हैं वो आप कह सकते हैं कि व्हीकल्स, फर्नीचर, क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड कैश। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ये जो एसेट्स होते हैं, ये हमेशा परमानेंटली जमीन से अटैच नहीं होते, किसी भी लोकेशन से परमानेंटली अटैच नहीं होते और इनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ट्रांसफर किया जा सकता है। और दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको रियल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो नोन एज रियल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट refers to the assets that are fixed permanently attached to the specific location। इमूवेबल प्रॉपर्टी या रियल प्रॉपर्टी ऐसे असासे या ऐसी मिल्कियत की तरफ इशारा करता है जो परमानेंटली अटैच हो जमीन से या स्पेसिफिक लोकेशन से। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हाउस, अपार्टमेंट्स एंड एनी अदर स्ट्रक्चर्स और इम्प्रूवमेंट्स अफिक्स्ड टू द लैंड। इस कैटेगरी में लैंड, बिल्डिंग, हाउसेज, अपार्टमेंट्स और दूसरी स्ट्रक्चर्स और इम्प्रूवमेंट इंक्लूड हैं जो कि जमीन से परमानेंटली अटैच्ड हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मूव्ड विदाउट सिग्निफिकेंट एफर्ट और विदाउट काजिंग डैमेज टू द प्रॉपर्टी इटसेल्फ और द लैंड इट इज अटैच्ड टू। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर इसको ट्रांसफर किया जाएगा तो इसको बहुत भारी नुकसान होगा, इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक घर है, वो ज़मीन से अटैच्ड है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर एक मिसाल है ट्रीज का। अब अगर जो ट्री है वो अगर जमीन से अटैच्ड है तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, लेकिन अगर उस ट्री को काट के जमीन से अलग किया जाए तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन जो ग्रास है, जो घास है, वो तो जमीन से अटैच्ड है लेकिन वो परमानेंटली अटैच्ड नहीं है, तो उसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते। जो घास है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है। अब अगर एक बंदा एक जमीन खरीदता है जिसपे सिर्फ ट्रीज हैं, दरख्त की वजह से खरीदता है, तो उन ट्रीज को आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे। लेकिन अगर वो बंदा सिर्फ ट्रीज खरीदता है और उसको कहता है कि ये काट के मुझे दो, फिर उस ट्रीज को मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। ये तो थी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी पे। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जैसे हम पढ़ के आए, ओनरशिप ऑफ राइट व्हिच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर इंटेंजिबल, अनटचेबल, इनविजिबल एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी वो है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और वो इंटेंजिबल होते हैं, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के दो काइंड्स हैं, जुरा री एलिनिया यानी राइट ओवर द अदर्स प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी पर राइट, और दूसरा है जुरा री एलिनिया यानी राइट ओवर नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट। नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट पे राइट। पहले पढ़ते हैं जुरा री एलिनिया, इसको इनकम्ब्रेंस भी कहा जा सकता है। जुरा री एलिनिया यानी राइट ओवर अदर्स प्रॉपर्टी और इनकम्ब्रेंस यानी इट इज द लीगल बर्डन ड्यू टू विच पर्सन हैज लिमिटेड राइट ओवर द प्रॉपर्टी। इनकम्ब्रेंस इंक्लूड द प्रॉपर्टी ओनरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन बट एंजॉयड बाय एन अदर पर्सन। इनकम्ब्रेंस एक लीगल बर्डन है जिसकी वजह से किसी भी बंदे के पास लिमिटेड राइट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी अगर किसी भी बंदे के पास एक प्रॉपर्टी है तो इनकम्ब्रेंस के टर्म की वजह से उस प्रॉपर्टी पे लिमिटेड राइट्स होते हैं और वो उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। इनकम्ब्रेंस में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो किसी और के हाथों में होती है और इसको जो एंजॉय करता है या यूज करता है या जो पजेस करता है वो कोई और बंदा करता है। अब इसके तीन काइंड्स हैं, पहला है लीज, दूसरा है सर्विट्यूड और तीसरा है सिक्योरिटी। अब इनको भी एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है लीज। लीज इज द फॉर्म ऑफ इनकम्ब्रेंस व्हिच कंसिस्ट इन द राइट ऑफ पोजेशन एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अदर पर्सन। लीज इज द आउटकम ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन। लीज इनकम्ब्रेंस का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एक बंदे के पास एक प्रॉपर्टी की पोजीशन होती है लेकिन उस प्रॉपर्टी का ओनर कोई और होता है। यानी वो प्रॉपर्टी पोजेस एक बंदा करता है और ओन दूसरा बंदा करता है, और ओनरशिप और पोजीशन के बीच में जो सेपरेशन होती है उसका आउटकम लीज है। लीज एग्जिस्ट व्हेन राइट ऑफ पोजीशन इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप। लीज तब एग्जिस्ट करती है जब जो राइट ऑफ पोजीशन है वो ओनरशिप से सेपरेट हो जाए। लीज इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर ऑफ द एसेट्स एंड द अदर पर्सन। अब जो लीज है वो दो बंदों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो ओनर है जिसको लेसोर कहा जाता है और दूसरा है यूजर जो लेता है उसको लेसी कहा जाता है। अगर एक बंदा एक प्रॉपर्टी का मालिक है तो उसको लेसोर कहा जाएगा और जिसको वो प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है उसको लेसी कहा जाएगा। ये दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेसोर और लेसी के बीच में। अब व्हेन लैंड इज लीज द लेसी
जिसको यूजर कहा जाता है, ऑफ द लैंड राइटफुली पजेस इट बट डज नॉट ओन इट। द लेसोर ऑफ द लैंड ओन्स इट बट ही हैज ट्रांसफर्ड द पोजेशन ऑफ इट टू लेसी। अब जब कोई भी लैंड लीज होती है, लेसी है जो किराए पे लेने वाला है, वो उसको राइटफुली पोजेस करता है लेकिन उसको ओन नहीं करता, और जो लेसोर है जो उसका मालिक है वो उसको ओन करता है लेकिन वो उसको पजेस नहीं करता, क्योंकि उसने वो पोजीशन लेसी को ट्रांसफर कर दी है। यानी अगर कोई भी बंदा अपनी जमीन लीज पे देता है, वो अपनी पोजीशन जो है ट्रांसफर कर देता है लेसी को, यानी वो ओनर होता है लेकिन उसके पास पोजीशन नहीं होती, और जो लेसी है उसके पास पोजीशन होती है लेकिन वो ओनर नहीं होता। ऑल द राइट्स कैन बी लीज्ड व्हिच कैन बी पोजेस्ड। जितने भी राइट्स पजेस हो सकते हैं उनको आप लीज भी कर सकते हो। दैट इज टू से विच एडमिट ऑफ कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज एंड नो राइट मे बी लीज्ड विच कैन नॉट बी पजेस्ड। दैट इज टू से विच आर एक्सटिंग्विश्ड बाय देयर एक्सरसाइज। इसमें कहता है कि अगर जितने भी राइट्स हैं जिनको आप पजेस कर सकते हो उसको आप लीज पे भी दे सकते हो, क्योंकि जिस चीज को आप पजेस कर सकोगे उसको आप एक्सरसाइज भी कर सकोगे, उसको आप यूज भी कर सकोगे। जो राइट पजेस नहीं किया जा सकता उसको आप लीज पे भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसको हम पजेस ही नहीं कर सकते तो उसको हम यूज कैसे करेंगे। Generally, lease is defined as a temporary right over the property, but there can be no objection to lease of a land in perpetuity. Simple words में अगर कहा जाए तो लीज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी प्रॉपर्टी पे टेम्पररी राइट, लेकिन इस चीज में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि कोई भी लैंड आप हमेशा के लिए भी लीज पे दे सकते हो। काफी बार ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा 100 साल के लिए जो है कोई जमीन लीज पे दे देता है, कोई हमेशा के लिए लीज पे दे देता है, वहां पर गांव बस जाते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो लीज है या सर्विट्यूड है या सिक्योरिटी है, ये इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसी तरह जो लीज है, लीज को भी आप टच थोड़ी कर सकते हो, या लीज को आप देख तो नहीं सकते। लीज एक किस्म का राइट है जो आपको जब मिलता है तो इस राइट की वजह से आप उस जमीन को पजेस कर सकते हो। हमारा आता है सर्विट्यूड। ए सर्विट्यूड इज दैट फॉर्म ऑफ इनकम्बरेंस व्हिच कंसिस्ट इन द राइट टू द लिमिटेड यूज ऑफ पीस ऑफ लैंड विदाउट पोजेशन ऑफ इट। एग्जांपल, राइट ऑफ वे ओवर प्रॉपर्टी। सर्विट्यूड इनकम्बरेंस का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें किसी भी लैंड के पीस को यूज करने का राइट है विदाउट द पोजेशन ऑफ इट, लेकिन आप उसको पोजेस नहीं कर सकते। यानी जैसे लीज में आप उसको ओन नहीं कर सकते थे लेकिन पोजेस कर सकते थे, सर्विट्यूड में सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हो लेकिन पोजेस नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक प्लॉट है, मेरे प्लॉट के पीछे आपका घर है, लेकिन आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो मैं अपनी जमीन से आपको रास्ता देता हूँ, इसको सर्विट्यूड कहा जाता है। आप यहाँ पर ना मेरी जमीन को ओन करते हो ना मेरी जमीन को पोजेस करते हो, सिर्फ आप उसको यूज करते हो, इसको सर्विट्यूड कहा जाता है। ए लीज ऑफ द लैंड इज राइटफुल पोजेशन एंड use without ownership of it, while servitude over the land is the rightful use without either ownership or possession of it। तो किसी भी लैंड की लीज होती है उसमें क्या होता है कि आप उसको पजेस करते हो और यूज करते हो लेकिन उसको ओन नहीं करते। लेकिन जो सर्विट्यूड है उसमें आप किसी भी प्रॉपर्टी को ना तो ओन करते हो ना पजेस करते हो, सिर्फ उसको यूज करते हो। When I agree with you for exclusive possession of definite strip of land you acquired lease। जब मैं आपको किसी भी लैंड का कुछ टुकड़ा दूं और आप उसको पजेस करो तो ये होगी लीज। बट when I agree with you for the use of such strip only for the purpose of passage you acquired servitude। लेकिन अगर मैं आपको उस जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ यूज करने के लिए दूं तो ये होगा सर्विट्यूड। सर्विट्यूड में भी आइदर प्राइवेट और पब्लिक। जो सर्विट्यूड है या तो वो प्राइवेट होता है या पब्लिक होता है। जो प्राइवेट सर्विट्यूड है इज गिवन टू द डिटरमिनेट इंडिविजुअल, ए राइट ऑफ वे, ए राइट ऑफ फिशिंग। जो प्राइवेट सर्विट्यूड है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जा सकता है या कुछ पर्सन्स को दिया जा सकता है, जैसे कि राइट ऑफ वे आपने किसी को दिया जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, या ए राइट ऑफ फिशिंग, यानी आपका फिशिंग का एक फार्म है, आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कहा गया आप यहाँ से मछली पकड़ सकते हो, ये प्राइवेट सर्विट्यूड है। जो पब्लिक सर्विट्यूड है इज गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज। एग्जांपल, राइट ऑफ पब्लिक टू हाईवे ओवर लैंड। जो पब्लिक सर्विट्यूड है वो पब्लिक को दिया जाता है, जैसे कि अगर आपकी जमीन है उस पे हाईवे बना है तो वहां से पूरी की पूरी पब्लिक पास होगी। सर्विट्यूड्स आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू काइंड्स। पहला है अपार्टमेंट और दूसरा है ग्रास। अपार्टमेंट क्या है? अपार्टमेंट को रियल और
प्राडियल भी कहा जाता है। प्राडियल यानी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अब ईजमेंट अपार्टमेंट इज अटैच्ड टू द पीस ऑफ लैंड। जो ईजमेंट अपार्टमेंट है, ईजमेंट भी राइट ऑफ वे को कहा जाता है, वो किसी भी लैंड के टुकड़े से अटैच्ड होती है या किसी भी टेनामेंट, किसी भी जगह से अटैच होती है अपार्टमेंट। A property which gets benefit is called dominant tenement and property which provides benefit is called servient tenement। जो प्रॉपर्टी फायदा हासिल करे उसको डोमिनेंट टेनामेंट कहा जाता है और जो प्रॉपर्टी फायदा प्रोवाइड करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे, उसको सर्विएंट टेनामेंट कहा जाता है। अब पहला था अपार्टमेंट और दूसरा है ग्रास। ग्रास ईजमेंट in grass is attached to the particular entity, it is not appurtenant to any tenement। अब जैसे अपार्टमेंट सर्विट्यूड किसी भी लैंड से अटैच्ड था, किसी भी टेनामेंट से अटैच्ड था, जो ग्रास सर्विट्यूड है वो किसी भी पर्टिकुलर बंदे से अटैच्ड है, ये किसी भी प्रॉपर्टी से अटैच्ड नहीं। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका बीच में घर है, उसके अराउंड सारे घर हैं और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अब अगर एक बंदा उसको बाहर निकलने का रास्ता देता है अपने घर से या अपनी जमीन से, तो जो बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है उसको सर्विएंट टेनामेंट कहा जाएगा, क्योंकि वो उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। जिसको रास्ता दिया जा रहा है यानी वो फायदा गेन करेगा, बेनिफिट वो हासिल करेगा, उसको डोमिनेंट टेनामेंट कहा जाता है। अब हम अपार्टमेंट सर्विट्यूड को समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक जगह को बाहर जाने का रास्ता दिया अपनी जमीन से, उस जगह में अगर कोई भी बंदा रहता है, वो बंदा चला जाता है, अगर दूसरा बंदा उस जगह में आता है तो उसको भी इसको रास्ता देना पड़ेगा। इसने जो रास्ता दिया है वो एक प्रॉपर्टी को रास्ता दिया है। अपार्टमेंट में यही होता है कि जो ईजमेंट है वो लैंड से या प्रॉपर्टी से या टेनामेंट से अटैच्ड होती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो उसी बंदे को रास्ता दे, उस जगह में जो भी बंदा आएगा उसको इसको रास्ता देना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रास सर्विट्यूड है इसमें यह होता है, अगर एक बंदे ने किसी बंदे को बाहर आने जाने का रास्ता दिया, लेकिन अगर वो बंदा वहां से चला गया, दूसरा बंदा आया, तो उसको ये बंदा रास्ता नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रास सर्विट्यूड था। और जो ग्रास सर्विट्यूड होता है वो एक पर्टिकुलर एंटिटी से या पर्टिकुलर पर्सन से अटैच होता है। ये दोनों में डिफरेंस था, यानी अपार्टमेंट एक लैंड से अटैच होता है। जरूरी नहीं कि कोई भी बंदा रहे, अगले बंदे को उसको रास्ता देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो ये इजमेंटी राइट दिया है वो एक जगह को दिया है। और ग्रास सर्विट्यूड में ये होता है कि एक बंदा सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को वहां से जाने का रास्ता देता है, और अगर वो बंदा वहां से शिफ्ट हो जाता है और दूसरा बंदा आता है तो दूसरे बंदे को वो बाहर जाने का रास्ता नहीं देगा। दो और टर्म्स हैं, एक है राइट ऑफ वे और एक है राइट ऑफ प्रॉफिट। राइट ऑफ वे ईजमेंट कहा जाता है, यानी अगर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी से रास्ता देता हूं तो इसको ईजमेंट कहा जाएगा। राइट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एपेंद्रे, अगर मैं आपको अपने फार्म से मछली पकड़ने की इजाजत देता हूं तो वो प्रॉफिट एपेंद्रे कहा जाता है, यानी आपको यहाँ से फायदा हो रहा है। और थर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज एन इनकम्बरेंस टू फैसिलिटेट द एंजॉयमेंट ऑफ समवन्स राइट। सिक्योरिटी एक ऐसे किस्म की इनकम्बरेंस है जो किसी और पर्सन को एंजॉयमेंट करने को के लिए फैसिलिटेट करती है, सहूलत मुहैया करती है। अब जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपने वहां पर अपनी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रख दी, अब आप यहाँ पर लोन को एंजॉय कर सकते। टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के दो टाइप्स हैं, मॉर्टगेज और लियन। मॉर्टगेज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय डेब्टर टू क्रेडिटर। मॉर्टगेज में क्या होता है कि एक बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है क्रेडिटर को। क्रेडिटर वो जो उसको कर्जा दे रहा है, डेब्टर वो जो कर्जा ले रहा है। एक बंदा अगर बैंक से कर्जा ले रहा है वो डेब्टर होगा और जो बैंक उसको कर्जा दे रही है वो क्रेडिटर होगी। तो बैंक ऐसे कर्जा नहीं देगी तो डेब्टर को वहां पर मॉर्टगेज यानी कुछ गिरवी रखना होगा। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, अपनी जगह के कागजात रख सकता है वहां। और दूसरा है लियन, जिसको प्लेज भी कहा जाता है। ए लियन इज द राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन एज सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। लियन एक ऐसा राइट है जिसमें किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को होल्ड किया जा सकता है एज ए सिक्योरिटी, ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करे, जो उस पे शराइत रखे गए थे उसको परफॉर्म करे। ए लियन गिव्स ए पर्सन राइट टू सीज और सेल द प्रॉपर्टी इफ यू डिफॉल्ट इन पेइंग द मनी फॉर गुड्स। लियन एक बंदे को राइट देता है कि अगले बंदे की गुड्स को सीज करे या उसको सेल करे अगर वो बंदा पेमेंट में डिफॉल्ट करता है। लियन में ऐसा होता है कि अगर एक बंदे ने किसी बंदे से एक मोबाइल खरीदी है या कार खरीदी है या बाइक खरीदी है, उसको पैसे नहीं दिए या आधे पैसे दिए हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी भी उसके पास है। बाइक उसने खरीदी थी वो अभी भी उसके पास है, लेकिन उसने उसको आधे पैसे दिए हैं या पैसे दिए ही नहीं, तो वो बंदा उसको
जो बाइक है वो या तो नहीं देगा, सीज कर देगा या किसी और को सेल कर देगा। पहला काइंड था ज्यूरा रिएलिनिया या इनकम्बरेंस। अब दूसरा काइंड है ज्यूरा रिप्रोप्रिया, राइट ओवर नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट विच कम्स आउट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इसका मतलब है किसी भी नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट जो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से आते हैं, यानी हमारी दिमागी कैपेसिटी से, जहनी कैपेसिटी से आते हैं। जैसे कि स्किल्स हो गई हमारी या माइंड रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसको ज्यूरा रिप्रोप्रिया कहा जाता है। इसके 3 काइंड्स हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब पेटेंट क्या है? पेटेंट इज ए राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। पेटेंट एक ऐसा राइट है जो किसी भी इजाद के लिए ग्रांट किया जाता है। पर्सन हुज स्किल produce the idea of new instrumental process. This idea will be his own in law and he alone is entitled to use and draw from it. अगर एक बंदे के पास कोई ऐसी स्किल है जिस स्किल की वजह से वो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के आइडियाज प्रोड्यूस कर सकता है, लॉ के मुताबिक ये आइडिया उसका ही होगा और पेटेंट उसके इस आइडिया को प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ इस बंदे के पास ही हक होता है कि वो उस पेटेंट को यूज करे और उसको ड्रा करे। अब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने मेडिसिन बनाई, जिस फार्मूले के तहत उसने मेडिसिन बनाई, सारी जिंदगी वही बंदा उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए वो मेडिसिन बनाएगा जब तक वो खुद ये पेटेंट राइट सेल करता है या किसी को इजाजत देता है। इसी तरह जो क्रॉप्स हैं, अगर कोई भी बंदा किसी ऐसे फार्मूले से कोई भी क्रॉप बनाता है और वो क्रॉप ज्यादा प्रोडक्शन देता है, तो कोई भी बंदा वो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उस क्रॉप का फार्मूला चोरी नहीं करेगा बगैर इसकी इजाजत के। पेटेंट राइट है वो किसी भी बंदे के इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारा आता है ट्रेडमार्क। इट इज द मार्क विच डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम एन अदर पर्सन। ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है जो एक बंदे की गुड्स और सर्विसेज को दूसरे बंदे की गुड्स और सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करता है, उसमें फर्क पैदा करता है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेडमार्क लॉ सो दैट नो अनऑथराइज्ड यूजर misrepresent it and gets commercial benefit by using other trademark। जितने भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं वो ट्रेडमार्क लॉ के तहत प्रोटेक्टेड हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज यूजर उसको मिस रिप्रेजेंट ना करे और उससे कमर्शियल बेनिफिट हासिल ना करे किसी और का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हुए। अब मिसाल के तौर पर अगर टोयोटा कंपनी का एक ट्रेडमार्क है और उसका जो लोगो है कोई और कंपनी अपनी गाड़ी पे लगाती है, दूसरे तो यही समझेंगे कि ये टोयोटा की कंपनी की गाड़ी है और वो उस गाड़ी को खरीदेंगे। वो अनऑथराइज्ड बंदा वो गाड़ियां सेल करेगा टोयोटा के नाम पे, उसको एक फायदा होगा। टोयोटा कंपनी उस पर केस कर सकती है। ट्रेडमार्क लॉ के मुताबिक उसका ये जो राइट है, ट्रेडमार्क राइट, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। ऐसा ही अगर जैसे बाटा कंपनी है तो कोई और बंदा कोई भी शूज बनाता है या चप्पल और उस पे बाटा का लोगो लगा देता है, लोग तो बाटा ही समझ के उसको खरीदेंगे। तो ये बाटा का लोगो ट्रेडमार्क लॉ के मुताबिक प्रोटेक्ट है। और जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर। कॉपीराइट लीगल ओनर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करता है। कॉपीराइट किसी भी ऑथर के ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर किसी बंदे ने आर्टिकल लिखा तो वो आर्टिकल कोई चोरी नहीं कर सकता। किसी बंदे ने एक म्यूजिक कंपोज की, उस म्यूजिक को कोई भी चोरी नहीं कर सकता, उस पे उसका कॉपीराइट है। किसी बंदे ने ड्रामा लिखा, उस ड्रामे को कोई चोरी नहीं कर सकता, उस पे उस बंदे का कॉपीराइट है। किसी बंदे ने वीडियो बनाया, जैसे अगर ये मेरा आप वीडियो देख रहे हो तो ये आप अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इस पे मेरा कॉपीराइट है। और इसी तरह जो फोटोग्राफी है या फिल्म्स हैं उस पे उनका कॉपीराइट होता है और कॉपीराइट उनको प्रोटेक्ट करता है कि ये चोरी ना हो जाए। पेटेंट वर्सेस ट्रेडमार्क वर्सेस कॉपीराइट। पेटेंट प्रोटेक्ट्स न्यू इन्वेंशंस, प्रोसेस और साइंटिफिक क्रिएशंस। पेटेंट है वो साइंटिफिक क्रिएशंस को, इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स ब्रांड्स, लोगोज एंड स्लोगन्स। ट्रेडमार्क है वो ब्रांड्स को, लोगोज को और स्लोगन्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। तो कॉपीराइट है वो ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप को प्रोटेक्ट करता है, जैसे म्यूजिक हो गए, ड्रामा हो गया, आर्टिकल्स हो गए, फोटोग्राफी हो गई, मूवीज हो गई। अब ये थी हमारी कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी और इसके हमने काइंड्स डिटेल में पढ़े। अब है मोड्स ऑफ एक्यूजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कैसे एक्यूज किया जा सकता है, के कौन से मोड्स हैं। पहला मोड है पोजेशन, दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन, तीसरा एग्रीमेंट और चौथा है इनहेरिटेंस। अब पोजेशन क्या है? इफ द पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ थिंग ही कैन नॉट बी आउटेड एक्सेप्ट द पर्सन हु इज ट्रू ओनर। अगर कोई भी बंदा किसी भी चीज की पोजेशन में है तो कोई भी बंदा उसको उस पोजेशन से बाहर नहीं निकाल सकता सिवाय असली ओनर के। ही हैज गुड टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसके पास पूरी दुनिया के खिलाफ
गुड टाइटल है, लेकिन जो रियल ओनर है सिर्फ वही उसको निकाल सकता है। पोजेशन इज 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप। अगर किसी के पास पोजेशन है, ऐसा समझा जाएगा कि इसके पास 10 में से 9% ओनरशिप है। कि अगर किसी के पास पोजेशन होती है तो लोग यही कंसीडर करते हैं कि ये जगह भी इसकी होगी। लेकिन अगर किसी के पास पोजेशन है लेकिन उसका जो ओनर है वो गुमशुदा है, कहीं मिल नहीं रहा, तो उसकी ही ओनरशिप हो जाती है। इसलिए ओनरशिप पोजीशन को कहा जाता है, किसी के पास पोजीशन है तो समझो कि उसके पास 9% ओनरशिप है। पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनर। पोजीशन को प्राइमा फेसी एविडेंस कहा जाता है ओनरशिप की। दूसरा है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन इज द इफेक्ट ऑफ लैप्स ऑफ टाइम क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द राइट। प्रेस्क्रिप्शन एक ऐसा राइट है जो टाइम के गुजरने से या तो वो क्रिएट होता है उसका राइट या डिस्ट्रॉय होता है। प्रेस्क्रिप्शन दो काइंड्स की होती हैं, एक पॉजिटिव प्रेस्क्रिप्शन जिसको एक्यूजेटिव प्रेस्क्रिप्शन भी कहा जाता है और एक नेगेटिव प्रेस्क्रिप्शन जिसको एक्सटेंटिव प्रेस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। अब पॉजिटिव प्रेस्क्रिप्शन क्या है? इट इज द क्रिएशन ऑफ राइट बाय लैप्स ऑफ टाइम। कुछ टाइम गुजरने से एक राइट क्रिएट हो उसको पॉजिटिव या एक्यूजेटिव प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है। और नेगेटिव प्रेस्क्रिप्शन इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी जब एक स्पेसिफिक टाइम गुजर जाए, उस टाइम के गुजरने के बाद एक बंदे का राइट डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको नेगेटिव प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक प्रॉपर्टी की पोजीशन में था 20 साल तक उस प्रॉपर्टी का कोई भी ओनर नजर नहीं आया, तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। यानी एक टाइम गुजर गया, 20 साल के बाद एक उसका राइट क्रिएट हो गया उस प्रॉपर्टी पे, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रेस्क्रिप्शन या एक्यूजेटिव प्रेस्क्रिप्शन, यानी इसको एक राइट हासिल हो गया, इस पे एक राइट क्रिएट हो गया। और नेगेटिव प्रेस्क्रिप्शन यानी एक बंदे की एक प्रॉपर्टी थी लेकिन वो उस पे रहता नहीं था, कोई और बंदा आके उस प्रॉपर्टी पे रहने लगा, इसने उसको रोका ही नहीं और 20 साल गुजर गए, तो अब इसका इस प्रॉपर्टी पे जो राइट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। 20 साल तक कोई दूसरा बंदा उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा था, आपने उसको रोका क्यों नहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी थी? तो नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन में ये होता है कि उस बंदे का राइट डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए इसको एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है, यानी प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गई। उसके बाद है एग्रीमेंट। व्हेन पार्टीज मेक ए कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट में यानी जब कोई दो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए और प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करें, एग्रीमेंट के जरिए भी जो है प्रॉपर्टी अक्वायर की जा सकती है। और चौथा है इनहेरिटेंस। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन हिज ऑल राइट्स आर डिविजिबल इनटू टू क्लास। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा मर जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हेयर्स में ट्रांसफर हो जाती है। जो बंदा मर गया उसके दो टाइप्स के राइट्स होते हैं। पहला है इनहेरिटेबल राइट्स। इनहेरिटेबल राइट्स सर्वाइव इन इवन आफ्टर द पर्सन डेथ एंड ट्रांसफर टू हिज लीगल हेयर्स, जो प्रोप्राइटरी राइट्स जिसको कहते हैं। इनहेरिटेबल राइट्स वो होते हैं जो कि बंदे के मरने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं और उसके वो राइट्स उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोप्राइटरी राइट्स जैसे कि उसका घर हो गया, उसकी कार हो गई, उसकी बाइक हो गई, उसकी मोबाइल हो गई। अगर बंदा मर भी गया तो उसकी ये चीज़ें सर्वाइव करती हैं और इसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। और दूसरा है अनइनहेरिटेबल प्रॉपर्टी या अनइनहेरिटेबल राइट्स। अनइनहेरिटेबल राइट्स डाइज विथ पर्सन। अनइनहेरिटेबल राइट्स होते हैं वो पर्सन के साथ ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे कि पर्सनल राइट्स, उस बंदे की जो लिबर्टी थी या रेपुटेशन थी वो उस बंदे के साथ ही मर जाती है, वो सर्वाइव नहीं करती। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी है उसके दो काइंड्स होते हैं, एक कॉर्पोरल और एक इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसको आप टच कर सकते हो, वो विजिबल होती है और वो मटेरियलिस्टिक होती है, जैसे कि लैंड हो गई, हाउस हो गई, चैटल हो गया। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी के काइंड्स हैं वो दो हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रियल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। मूवेबल चीजें यानी जो चीजें जमीन से अटैच्ड नहीं है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, मोबाइल हो गई, कार हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी या रियल प्रॉपर्टी जो चीजें जमीन से अटैच्ड हैं, जैसे कि घर हो गया। दूसरा काइंड था इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी यानी जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो और वो इंटेंजिबल हो, जिसको टच नहीं किया जा सके, जो नजर ना आए, जो नॉन मटेरियलिस्टिक हो। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के दो काइंड्स हैं, एक है ज्यूरारी एलिनिया और एक है ज्यूरारी प्रोप्रिया। ज्यूरारी एलिनिया है, इसको इनकम्बरेंस भी कहा जाता है। ज्यूरारी एलिनिया यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे राइट। इनकम्बरेंस यानी एक लीगल बर्डन जो किसी भी बंदे को लिमिट में रहने के लिए इन्फोर्स करता है। ज्यूरारी एलिनिया के तीन काइंड्स हैं, लीज, सर्विट्यूड और सिक्योरिटी।
लीज जो है हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, यानी लीज में क्या होता है कि एक बंदे को उस प्रॉपर्टी की पोजीशन मिलती है लेकिन ओनरशिप नहीं मिलती, सिर्फ वो उसको पोजेस कर सकता है और वो यूज कर सकता है। सर्विट्यूड में क्या होता है कि एक बंदे को ना ही उसकी ओनरशिप मिलती है ना ही उसकी पोजीशन मिलती है, सिर्फ वो बंदा उसको यूज कर सकता है। जैसे कि वो उसको राइट ऑफ वे मिलता है, उसको आने जाने का रास्ता मिलता है, सिर्फ वो उसको यूज कर सकता है लेकिन उसको ओन नहीं कर सकता। सर्विट्यूड के भी दो काइंड्स थे, एक था अपार्टमेंट सर्विट्यूड और एक था ग्रास सर्विट्यूड। जो अपार्टमेंट सर्विट्यूड था वो किसी भी जगह से अटैच्ड था और जो ग्रास सर्विट्यूड था वो किसी भी पर्सन से अटैच्ड था। यानी ग्रास सर्विट्यूड में अगर कोई भी बंदा किसी एक बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को आने जाने का रास्ता देता है तो सिर्फ वो ही आ जा सकता है, लेकिन अगर वो बंदा वहां से शिफ्ट हो जाता है, कोई और बंदा उस जगह में आके रहता है तो उसको ये आने जाने का रास्ता नहीं देगा। लेकिन अपार्टमेंट सर्विट्यूड में वो बंदा उस जगह को आने जाने का रास्ता देता है, वहां पर कोई भी बंदा रहे, वो बंदा शिफ्ट हो जाए, भले दूसरा आए तो उसको भी उसको रास्ता देना पड़ेगा। तीसरा था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बंदे को कोई भी राइट एंजॉय करने के लिए फैसिलिटेट करती है। दूसरा कांड था ज्यूरा री प्रोप्रिया, इसका मतलब है अपनी प्रॉपर्टी पे राइट या नॉन मटेरियल चीजों पे राइट। के भी तीन कांड थे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जो पेटेंट है किसी भी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है और जो कॉपीराइट है किसी भी ऑथर के ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है। जैसे वो आर्टिकल लिखता है या वीडियो बनाता है या मूवी लिखता है या म्यूजिक कंपोज करता है, उसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। और जो ट्रेडमार्क है वो किसी भी बंदे के ब्रांड को या लोगो को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी बंदा उसके लोगो को यूज करके इलीगल बेनिफिट हासिल ना करे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और जूरिस्प्रूडेंस के दूसरे वीडियोस भी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जूरिस्प्रूडेंस के सारे वीडियोस देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।